आप कह रहे हैं कि तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी, क्यों बनेगी तीसरी बार सरकार आपकी? मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं ये एक सीमाएं थी, क्यों बनेगा, क्या जवाब होता है? जो विधानसभा मुख्यमंत्री चुन रही है उसका इतना तो हक बनता है कि वो कम से कम बुनियादी चीज़ों से तो ऊपर उठे। लगातार जैसे ही आपकी टिकट अनाउंस हुई उसके बाद आपके खुद के साथी ही आपके विरोध में आ गए, तो विपक्षियों की तो बात बाद में करेंगे। अब आप देखें ना कि आपके बाहर से जब पार्टी से लाते हैं उनको इतना सम्मान दे दिया जाता है, मतलब गैरों पे करम अपनों पे सितम। जनता के बीच में लगातार जाने वाले नेता आज की परिस्थिति में बहुत कम हो गए। आपकी पार्टी में है नहीं ऐसे नेता। परिवारवाद तो आपके टिकटों में भी दिख रहा है, हिसाब के बदले हिसाब, सवाल के बदले सवाल। तो सवाल के बदले जवाब है नहीं आप लोगों के सवाल के बदले सवाल नहीं। आप अभी भी जीत दूसरे नेताओं में, दूसरी पार्टी के नेताओं में देख रहे हैं। आपका तो सच भी नहीं बिक रहा, उनका झूठ कैसे बिक रहा है ये समझ में नहीं आता। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग अब तेज होती जा रही है दिन बे दिन, और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरे प्रदेश की नज़र है, और उनमें से एक सीट है करनाल की। सीएम सिटी के नाम से जाने जाने वाली ये सीट इस बार जिम्मेवारी दी गई है बीजेपी की तरफ से उनके पुराने कार्यकर्ता जगमोहन आनंद जी को। जगमोहन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद सोलंकी जी। पहला सवाल तो यही कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी कहाँ मनोहर लाल जी को मिलती थी, फिर नायब सैनी को मिली, अब आपको मिली है। क्या पहला रिएक्शन आपका क्या है, किस तरह का महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत खुशी की बात है कि दो मुख्यमंत्रियों जी की विरासत का जो सम्मान है वो मेरे कंधों पर आया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी ने इस सीट से प्रतिनिधित्व किया एज ए विधायक के रूप में। उसके बाद उपचुनाव में वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो यहाँ से विधायक हैं, और आने वाली 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उस सीट पर संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व में मुझ पर विश्वास जताया है। तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शहरवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। देख, खुशी की बात तो है ही, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कंधों पर जिम्मेवारी बढ़ गई है, बोझ भी तो बन गया है कि 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया है कि एंटी इनकम्बेंसी आती है, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमें किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए, जनता बोल रही थी कि किसी स्थानीय को टिकट दी जाए, तो जब स्थानीय को टिकट मिली तो जनता उठ खड़ी हुई। जनता को अब लग रहा है कि हमें अपना विधायक मिल रहा है, हमें अपना प्रतिनिधि मिल रहा है। तो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसीज के सामने कोई मायने रखती है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, बहुत समर्थन मिल रहा है। लेकिन जनता को मुख्यमंत्री भी तो नहीं मिल रहा है इस बार। पहले तो मुख्यमंत्री मिलते रहे ना, इस बार तो केवल विधायक मिलेगा। हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। पहले मुख्यमंत्री मिला तो उनकी शिकायत रहती थी कि मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं हैं, और जब स्थानीय दिया तो लोगों में ये है कि भाई अब हमारे को मुख्यमंत्री दे दो। तो ये दोनों चीज़ें कभी पैरेलल या समांतर नहीं चलती। नहीं, उसका नुकसान कहीं जगमोहन आनंद को भुगतना पड़े? नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच से हूँ, और लगातार मैं 3 दिन चुनाव प्रचार में घूम रहा हूँ। जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है कि हाँ, कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति तो आया जो हमारी समस्याओं को सुन लेगा और हमारी बात जाके चंडीगढ़ रखेगा। उस नाते से जनता का जो प्यार मिल रहा है उससे मैं अभिभूत हूँ। 9.5 साल में ऐसा करनाल की जनता के साथ मतलब भेदभाव होता रहा कि उनको उनका प्रतिनिधि मिला ही नहीं? इसमें मैं भेदभाव नहीं कहूँगा, क्योंकि एज ए मुख्यमंत्री उनके पास कई जिम्मेवारियाँ होती हैं, पूरे प्रदेश को चलाने की जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो एक लिमिटेड पीरियड होता है उनके पास, हफ्ते में आना, कभी 15 दिन में आना, कभी हफ्ते में 2 दिन भी आना। जितना काम उनसे हो सका उन्होंने किया। जब स्थानीय लोग, कार्यकर्ता इस बात पे अडिग हो जाए कि आप किसी स्थानीय को टिकट दें तभी हम काम कर पाएंगे, तभी पार्टी की छवि अच्छी उठेगी, तो इस बार माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि क्यों ना स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए जो
जनता की भावना के अनुरूप काम करे, इस वजह से मेरा चयन हुआ। चलिए, आपका चयन हो गया, आपको विधायक बना दिया जाता है, आपकी करनाल की जो जनता है फिर आप पर भरोसा जताती है। अब ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप कह रहे हो लोगों को कि अब तीसरी बार अपने यहाँ का विधायक बनाया? देखिए, काम तो पहले भी बहुत हुए। हरियाणा विकास की दृष्टि में बहुत आगे बढ़ा है, करनाल विकास की दृष्टि में बहुत आगे बढ़ा है। चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे विधायक हो, जितने काम करनाल में उससे पहले कभी काम नहीं हुए। लेकिन एक अधिकार क्षेत्र होता है, जब हम समांतर विकास की बात करते हैं, जब हम क्षेत्रवाद से दूर की बात करते हैं, तो मनोहर लाल जी ने जब भी कहा हरियाणा एक हरियाणवी की बात कही, उसी परिपाटी पर आगे बढ़ते नायब सैनी जी चले। कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास नहीं हुआ, जिस तरह से आरोप पूर्व की सरकारों पर लगते रहे। पर जब आप विधायक चुनते हैं, विधायक अपने क्षेत्र के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो अधिकार ज़्यादा मांगता है। उस ज़्यादा मांगने में जब विधायक चुन के जनता यहाँ से भेजेगी, तो जनता के पास, जनता के अधिकारों के लिए मैं लड़ सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए ये चीज़ मुझे ज़्यादा चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं ये एक सीमाएं थी जिनको, मतलब जो क्षेत्रवाद की परिभाषा में बंधी हुई थी, तो चाह कर के भी मुख्यमंत्री जी वो डेवलपमेंट, वो पैसा करनाल को नहीं दे पाए। तो मुख्यमंत्री होने का खामियाजा करनाल को भुगतना पड़ा कि यहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों ही बातें हैं। खामियाजा नहीं मैं कहूँगा। जब हम क्षेत्रवाद की बात करते थे विपक्ष के ऊपर, तो हम करनाल को ज़्यादा कैसे दे सकते थे? नहीं, लेकिन जगमोहन जी, जो मुख्यमंत्री, जो विधानसभा मुख्यमंत्री चुन रही है, उसका इतना तो हक बनता है कि वो कम से कम बुनियादी चीज़ों से तो ऊपर उठे। उसमें क्या बुनियादी चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। बुनियादी चीज़ें अपनी जगह हैं, मूलभूत सुविधाएं अपनी जगह हैं, उससे कभी मुख्यमंत्री जी ने कन्नी नहीं काटी। लेकिन मैंने कहा कि जिस प्रकार से और अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे जनता की कनेक्टिविटी, सुविधाएं को एक हम अपार्ट कर दे, तो जनता की कनेक्टिविटी, एक विधायक की जनता के प्रति क्या जिम्मेवारी है, उनका निर्वहन क्या है? क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, उनको लगातार व्यवस्था ज़्यादा रहती है, पूरा प्रदेश देखना होता है। अब किसी का सुख है, किसी का दुख है, स्थानीय प्रतिनिधि जाएगा। किसी की गमी है, किसी की खुशी है, स्थानीय प्रतिनिधि जाएगा। किसी को थाने कचहरी का काम है, 2 मिनट में घर आकर के टेलीफोन करवा लेगा। ये चीज़ें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संभव नहीं हो पा रही थी। तो इसको आप खामियाजा नहीं, ये जो भी सीएम सिटी बनेगी या जो भी सीएम सिटी बनती है, वो हाईलाइट होना, उसका नेम और फेम होना एक अलग बात है। लेकिन एक जब व्यस्तता की और एक सम्मान की विकास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती, अपनी बात से पीछे नहीं हटती। अब उस मतलब उन चीज़ों में बंध के, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को या उस विधानसभा को, उसमें एक सीमा बन जाती है, एक दायरा बन जाता है कि जब आप कुछ चीज़ें करनाल को ज़्यादा देंगे या ज़्यादा देने की सोचेंगे, तो विपक्ष कहेगा जी आप क्षेत्रवाद की बात करते थे, अब करनाल के लिए आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को 10 साल जो भुगता करनाल की जनता ने, तभी ये निर्णय लिया गया कि यहाँ से कोई स्थानीय प्रतिनिधि उतारा जाए। बड़ी चीज़ बताई है जगमोहन जी ने कि दरअसल जो स्थिति 9.5 साल से करनाल वासियों की हो रही थी कि उन्हें अपने सुख दुख में अपनी बात कहने को जो प्रतिनिधि को चुना था वो उससे वंचित हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। जगमोहन आनंद उनके बीच के व्यक्ति, उन्हीं के बीच के वोट मांगेंगे, जीतेंगे, ये उनका दावा है। लेकिन एक बात बताइए जगमोहन जी, ये लगातार जैसे ही आपकी टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद आपके खुद के साथी ही आपके विरोध में आ गए। तो विपक्षियों की तो बात बाद में करेंगे, उनको किस तरह से आप अपने पाले में लाओगे, किस तरह से मनाओगे? सबसे पहले तो आपके घर में ही चुनौती है। नहीं, देखिए चुनौती कहाँ नहीं है। हम लोगों ने हिम्मत तो करी, 67 सीटें हमने घोषणा करी, कुछ चुनौतियाँ रही हैं, उनका सामना कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। जो बागी हो रहे हैं उनसे भी बात की जा रही है।
और ये लोग नहीं माने तो मैं नहीं चुनौती समझ बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं समझता, जब एक अनुशासित पार्टी हो और उस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हों, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति विशेष की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, आपके संगठन के लोग थे, चाहे करणदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, चाहे सुखविंदर सिंह मार्डी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, ये सब संगठन के तो लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ विरोध का बुगुल बजा दिया, खुलेआम बगावत कर दी। देखिए, टिकट 90 में से 90 ही मिलनी है, 90 में से 91 नहीं है। ऐसे में समर्पित कार्यकर्ता को संयमित रहना चाहिए। संगठन से विमुख होकर के मैंने नहीं देखा आज तक किसी की तरक्की हो। हाँ, गाहे बगाए कोई एक आधा विधायक बन जाएगा जो पार्टी छोड़ के गया, लेकिन ऐसे लोग फिर संगठन के साथ जुड़ नहीं पाते, लंबी बात कर नहीं सकते, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और जो समझदार लोग होते हैं वो 1-2 दिन की मान मनोबल बड़े के बाद लंबे समय से दरिया उठाते हुए पार्टी की सेवा करते हुए कुछ तो उम्मीद करते हैं। मान लीजिए आप ही उनकी जगह होते तो स्वाभाविक रूप से 1-2 दिन में मैं भी विचलित रहता, इसमें कोई दो राय नहीं आपके कैमरे के सामने बोलने से। कई बार क्या से विरोध नहीं करते, नहीं, विरोध का कई प्रकार के तरीके होते हैं, पर इनका तरीका गलत मानते हैं आप। जो भी आज विरोध कर रहे हैं वो अपने मातृ संगठन को अपनी बात रख सकते हैं। विरोध आप पार्टी से कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से जब आप विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। पार्टी जब मंचों पे अपनी बात नहीं सुनती है, जहां वो शिकायत या जो भी, तो इसका मतलब आप पार्टी को कमज़ोर करेंगे। ऐसे ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में चिन्हित किए जाते हैं और वर्षों वर्ष वो हाशिए पर रहते हैं। समर्पण भाव से काम करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दिन मौका जरूर मिलता है। अब आप देखें ना कि आपके बाहर से जब पार्टी से लाते हैं उनको इतना सम्मान दे दिया जाता है। किरण चौधरी हैं, कांग्रेस छोड़ के आए, उनको राज्यसभा भी दे दी, उनकी बेटी को टिकट भी दे दिया। राव इंद्रजीत हैं, उनको आपने लगातार 3 बार मंत्री बनाया, अब उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया। विनोद शर्मा जी का परिवार आपसे जुड़ता है, उनके बेटे को सांसद बनाने में मदद करते हैं, फिर उनकी जो पत्नी है उनको टिकट दे देते हैं। ये अपनों के साथ क्यों, मतलब गैरों पे करम अपनों पे सितम? नहीं, ये मुहावरा जोन सा है, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी का विस्तार, विपक्ष किस तरह कमज़ोर हो, उसके बारे में कई बार रणनीति बनानी पड़ती है। अगर किरण चौधरी जी यहाँ आई हैं तो उनकी बेटी को एक ऐसी सीट दी गई है जो आज तक बीजेपी के खाते में नहीं आई। कहीं एक बेस रूट तो बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए भी। मूल संगठन का जो कार्यकर्ता है वो इन चीज़ों से विचलित नहीं होता। परिवार जब बड़ा होता है तो इस तरह की बातें, विरोधाभासी बयान अवश्य रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखिएगा कि पुनः तीसरी बार एक पार्टी की रणनीति का भी हिस्सा होता है। कई बार स्थापित लीडर होता है वो गलत पार्टी में होता है, और कई बार आयाराम गयाराम वाले लीडर होते हैं जिनको यहाँ टिकट नहीं मिली और वो वहाँ चले गए, वहाँ टिकट नहीं मिली तो कहीं और चले गए। लोग 3-3, 4-4 पार्टियाँ भी बदलते हैं। लेकिन अच्छे और स्थापित नेता अगर दूसरी पार्टियों से लेकर के आते हैं, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद थे। हम तो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब आपकी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ भी आपको अपने भीतर नेता नहीं मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। एक ज़माने में बाहर से लेने पड़ते हैं। एक ज़माने में हरियाणा, एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सांसद थे। नए लोग जुड़े, चाहे वो किसी भी दल से हों, अपने मूल कार्यकर्ता भी बढ़े। अब ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि प्रोडक्शन हो गई और आपके 500 सीटों के आदमी आपने निकाल दिए।
जनता के बीच में लगातार जाने वाले नेता आज की परिस्थिति में बहुत कम हो गए। आपकी पार्टी में है नहीं ऐसे नेता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं। हाँ, तो उनकी अनदेखी हो रही है, यही तो बात कह रहे हैं हम। मैं अनदेखी नहीं कहूँगा इसको। वो भी वही बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत की, कई बार पार्टी क्या को होता है, यहाँ तक पहुँचाया, कई अपने बार खून क्या से होता है, सींचा, और जब कुछ देने की बारी आती है तो आप दूसरों को दे देते हैं, उनमें बड़े नेता नजर आ जाते हैं। ठीक बात है आपकी। 30% कार्यकर्ता का कार्यकर्तापन काम करता है, नेता का काम करता है। कई बार जो माथे की लकीर होती है वो बहुत कुछ कहती है, वो बहुत आपको आगे तक ले जाती है। किस्मत है तो मेहनत ना करे कार्यकर्ता? नहीं, मेहनत करता है, मेहनत करता है तभी किस्मत बनती है। अगर आप ग्राउंड पे हैं, धरती पे हैं, आप विधायक दूसरी पार्टी से बने हैं तो आपकी किस्मत अच्छी है कि भाई आपको दूसरी पार्टी मौका दे देती है। हमने भी कई बार बाहर से कार्यकर्ताओं को लिया है, पार्टी में नेताओं को लिया है। हमारे यहाँ से भी छोड़ कर गए, हमारे यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह विधायक बने हैं, एमपी बने, वहाँ से हमने लिया एमपी और विधायक बने। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पार्टी का विस्तार कहीं ना कहीं रुकता है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत सी चीज़ें देखता है, बहुत सा उसका आकलन करता है। अच्छे अच्छे लोग जो स्थापित नेता है उनको कई बार दूसरी पार्टी में वो मुकाम नहीं मिलता। हमारे पास अच्छा कार्यकर्ता है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, हम वो कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, उसको नेता भी बना सकते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि भाई अगर दूसरी पार्टी में अच्छा कार्यकर्ता है और जीतने की क्षमता रख रहा है तो उस कार्यकर्ता का उपयोग करे, तो उसको लिया जाता है। बहरहाल ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसी स्थितियाँ आपकी पार्टी में नहीं बनाई जा सकती थी? 10 साल ऊपर नीचे आप सबकी सरकार थी कि अपने कार्यकर्ता को इतना सक्षम बनाया जाए कि कहीं से भी जो भी मेहनत कर रहा है वो जीते। आप अभी भी जीत दूसरे नेताओं में, दूसरी पार्टी के नेताओं में देख रहे हैं। मैं अगली बात पे आता हूँ। आप कह रहे हैं कि तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी। क्यों बनेगी तीसरी बार सरकार आपकी? क्यों बनेगा, क्या जवाब होता है? ये बात होता है कि हमने इसलिए बनेगी कि हमने ये काम किए जो और सरकारें नहीं कर पाई। नहीं तो काम कर ही रहे हैं ना। हाँ, बिना पर्ची बिना खर्चे की तीसरी बार वोट आप ही को क्यों दे? वोट परसेंटेज शेयर बढ़ा है पार्टी का। हमने लोकसभा में 5 सीटें गंवाई, लेकिन वोट परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ा है। 20-20 हज़ार से लोकसभा हारे। समझ नहीं आती बात की। नहीं, 3-3 लाख से भी तो आ रहे हैं। 3 लाख से भी मैंने कह रहे कुछ सीटें 20,000 वोट, 30,000 वोट, 20,000 वाली याद है, 3-3 लाख वाली याद मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ। जब झूठ का एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि आपके खाते में 8500 रुपये डालेंगे, खटाखट 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 खटाखट, कई बार एक नारा क्लिक कर जाता है, 400 सीट आ जाएगी मोदी जी की, वो आरक्षण खत्म कर देंगे। झूठ का जो नैरेटिव है कई बार सच पे हावी हो जाता है, जिसका मुख्ताजा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार एक और नैरेटिव सेट हो रहा है, कांग्रेस करने में लगी हुई है कि 10 साल में एक वो हिसाब मांग रही है आप लोगों से। दूसरा ये कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ, ये भी नैरेटिव सेट हो रहा है। अब रोकेंगे नहीं क्या इसको? अब नैरेटिव विपक्ष ने अपना एजेंडा जनता के बीच में लेके जाना है, लेकिन तब हम इसका काउंटर नहीं कर पाए थे। अब क्या काउंटर कर रहे हैं इसका? अब जब से उन्होंने हिसाब मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस करके उनसे हिसाब मांगा है, हम जनता को हिसाब देंगे। हिसाब के बदले हिसाब, सवाल के बदले सवाल। तो सवाल के बदले जवाब है नहीं आप लोगों के सवाल पास। के बदले सवाल नहीं, हिसाब दिया है आपने। हमने कहा कि आपने ये 10 साल का हिसाब मांगा, हमने ये किया और आपने क्या किया, हमने ये बात कही है। सवाल के बदले सवाल नहीं। किस प्रकार से अंधेरगर्दी होती थी, लूट होती थी, CLU गैंग हावी था, सेक्टर के अंदर दलाल घुमा करते थे। एक नौकरी 2 लाख रुपए में बदली कराओ, चंडीगढ़ से आदमी ऑर्डर लेके चलता था और अम्बाला आते आते वो ऑर्डर निरस्त हो देते थे, पता लगता कि दूसरा आदमी 5 लाख रुपए दिया। हुड्डा साहब कहते हैं हमारे टाइम में कम से कम ये तो नहीं थे कि ऑफिस से ही रुपये के भरे नोट पकड़े जाएं।
कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, कुछ चीज़ों की बात को बतंगड़ बनाया जाता है। आपके समय में क्या क्या होता था वो सब बात करूँगा तो बहुत विस्तार से जाएगी। अब 10 साल है, 10 साल हरियाणा की जनता देखेगी। 10 साल वो सत्ता से दूर क्यों रहे? मैं मुख्यमंत्री, मेरा बेटा सांसद और आगे उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, एक परिवारवाद से बंध के रहेगी पार्टी। परिवारवाद तो आपके टिकटों में भी दिख रहा है, लेकिन सिलेक्टिव है। कृष्णपाल जी के बेटे को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन किरण चौधरी की बेटी को टिकट दिया जाता है। किरण चौधरी जी की बेटी को भी टिकट है, राविंदर जी की बेटी को भी टिकट है। हाँ, लेकिन कृष्णपाल, मैंने कहा जो जीतने वाला कैंडिडेट है, पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट दी जाएगी। मैं वो परिवारवाद पे आ रहा हूँ। परिवारवाद आपके यहाँ भी है। अब कहीं कोई चीज़ अपवाद होती है। पहले तो नहीं दी उनको टिकट, कभी से मांग रहे थे, 2 चुनावों से लगातार मांग रहे थे। कई बार वक्त की डिमांड होती है। अब कमज़ोर हो गए हैं आप। कमज़ोर नहीं है हम। भारतीय जनता, मैंने तभी तो अपने भारतीय जनता पार्टी कभी कमज़ोर नहीं रही। अपने उसूलों से समझौते करने असूल से समझौता नहीं है। मैंने कहा एक पार्टी, आप परिवारवाद एक रणनीति के तहत काम करती है पार्टी। उस पार्टी में, उस रणनीति में कहाँ कौन फिट होता है वो देखना जरूरी है। अन्यथा मैंने कहा कि किसी ज़माने में 2 लोकसभा के सदस्य थे और 350 भी हुए। अगर पार्टी का विस्तार नहीं होगा, बाहर से लोग नहीं आएंगे और कुछ क्षेत्रों में जरूरी हो जाते हैं, जरूरी हो जाता है कि आपको वो चीज़ फिट करना जरूरी होता है, जिससे कि भी आप पार्टी का विस्तार, पार्टी को उस शीर्ष पर लेके जाने का जो नैरेटिव होता है वो किस तरह से सेट किया जाए। आप 10 साल की शासन की आपकी बात करें, आप कह रहे थे कि हुड्डा साहब का 10 साल का शासन इतना ख़राब रहा कि पब्लिक ने उन्हें बाहर रखा। लेकिन आप लोगों के शासन की बात करें तो जब आप 2014 में आए तो 47 पे थे, फिर 2019 में आए तो 40 में थे, फिर अब 2024 का आपने लोकसभा लड़ा तो 10 में से 5 हो गए। तो आप भी कहाँ बढ़ रहे हैं? पब्लिक आपको भी बाहर का ही रास्ता दिखाती हुई नज़र आ रही है। नहीं, 10 में से 5 में बाहर का रास्ता का है। 50% पे खड़े थे, वोट परसेंट शेयर बढ़ा है। नहीं, मतलब शासन ऐसा तो नहीं रहा कि 40 से 50 हो गए हों। 40 से 50 देखिए, मैंने क्या कहा, जिस प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी की सीट 15-16 से ऊपर आई नहीं, उसको पूर्ण बहुमत दिया आप लोगों को। पूर्ण बहुमत दिया। हाँ, उसके बाद आप 90 विधानसभा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते थे, हम समझौते में चुनाव लड़ा करते थे। अब भी यही स्थिति है, आपको बाहर से जेजेपी से कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं 3-3। जेजेपी वाले कौन थे? जेजेपी वालों को भी हमारे को समर्थन दिया था वही लोग थे। हाँ, हमारी नीतियों पे चले वही लोग थे, हमारी नीतियों के अनुसार ही उन लोगों ने काम किया, तभी उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया। मैं नहीं समझता हूँ कि भी तीसरी बार सरकार बनाने में हमारे को कोई दिक्कत है। हरियाणा का मूड हमेशा, जो सेंटर में सरकार रहती है, डबल इंजन वाली सरकार जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा की जनता हमेशा उसके साथ जाती है। इस बार तो आपका डबल इंजन दिल्ली में भी फेल हो गया ना। अब वो फेल है या पास है, उसमें भी आपको पेट्रोल बाहर से अब ये फेल है या पास है, जनता जनार्दन इसका अच्छे से जनता ने तो देखिए ना, कहाँ 400 पार जा रहे थे, 240 पे स्टॉप कर दिया। मैंने क्या कहा कि झूठ के नैरेटिव ने, इस बार झूठ के नैरेटिव से कैसे बचेंगे, वो मैं बात उसी पे मैं वही बात बता रहा हूँ। हाँ। अब हम जवाब दे रहे हैं, अब जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये उदाहरण दे रहे हैं, बिजली हम आएंगे तो बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 301 यूनिट होगा तो पूरे पैसे लेंगे। हिमाचल में बिजली फ्री का नारा दिया। आप मीडिया के साथियों ने लगातार दिखा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। जनता के बीच में जाके ये बात बता रहे हैं। सत्ता में आने के बाद किसानों का एक मुश्त कर्जा माफ़ कर देंगे। राजस्थान में बोला, सत्ता में आ गए, लगभग 7 से 8 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की। कांग्रेस ने अब एक काम पकड़ लिया कि झूठ बोलो और निकल जाओ। आप कहते हैं कि आपने किसानों के लिए भी अच्छे काम किए, आप कहते हैं जवानों के लिए भी आपने अच्छे काम किए, महिलाओं के लिए भी अच्छे काम किए, देश का नाम रोशन किया। आपका तो सच भी नहीं बिक रहा, उनका झूठ कैसे बिक रहा है, ये समझ में नहीं आता। सच बिकता नहीं है, सच दिखता तो है।
सच दिखता है। हाँ, तो फिर वो दिख क्यों नहीं रहा? अब इस बार विधानसभा के चुनावों में आपको सच ही दिखेगा। मैं 2 दिन से लगातार 3 दिन हो गए मुझे चुनाव प्रचार में जाते हुए, जी, इतना पब्लिक का प्यार और स्नेह मैं देख के हैरान कि एक सब्जी बेचने वाले का, एक प्लम्बर का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, जब भारतीय जनता पार्टी का सेटअप तैयार होता है किसी सभा के लिए, वो रोक के वहाँ बैठ जाते हैं और मेरी सभा खत्म होने के बाद कहते हैं, बाबूजी मेरा बच्चा जेई की नौकरी लगा, मैं वोट बीजेपी को दूंगा, मेरा गांव वोट बीजेपी को देगा। तो आप वो समझते अंदर से वो खुशी कितनी होती है। और उस चीज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए उनको हम बुलाते नहीं हैं, वो स्वयं सभा देख करके रुकते हैं। आज जब सब सरकारी नौकरी एक सपना हो चली है, तो जब उनकी बातें जनता सुनती है, मैं मीडिया के लोगों को कहता हूँ, मीडिया के साथियों की इसकी बाइट लो आप, तो जो उसके चेहरे पे खुशी होती है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपनी बात समझाने में, आपको अपनी बात रखने में समय थोड़ा ज़रूर लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी को सौंपा हरियाणा की जनता ने, और तीसरी बार अभी टिकटों का आवंटन हो जाए, पूर्ण बहुमत के साथ आपको मैं इन 8 तारीख के बाद बताऊंगा कि हरियाणा का मूड केंद्र के साथ जाने का रहा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके पीछे कारण है कि हम लोगों ने इनके झूठ के नैरेटिव को पकड़ लिया अच्छे से। अब जब भी ये कोई बात करते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हम मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, अब हम इनका झूठ बिकने नहीं दे रहे। जो हो गया सो बहुत हो गया। अब जिनके खाते में 8500 नहीं आए, वो आके हमारी लाइन में खड़े हो गए। जिन किसानों का एक कलम से कर्जा माफ़ होना था, वो हमारी लाइन पे आकर के खड़े हो गए। हमने 2-2 रुपए के चेक नहीं दिए, काम भद्दा मजाक नहीं किया। पर आप लोगों पर ये आरोप भी तो लगते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान बहुत से बेगुनाह किसानों ने अपनी जान गंवाई। आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि अभी भी बिजली, सड़क, पानी की जो सुविधाएं हैं, आप देखिए गुड़गांव और शहरों में क्या हाल हो जाता है थोड़ी सी बारिश होने के। आपका करनाल भी अछूता नहीं है। आप पर ये भी तो आरोप अभी भी लगते हैं कि स्कूलों में अभी भी टीचर पूरे नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। इन सब बातों का जवाब भी तो देना होगा। वो लोग जो इन चीज़ों को लेकर आप लोगों के खिलाफ हैं, वो भी तो उन लाइनों में जा रहे हैं लगने के लिए। जा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग जो प्रयास, सार्थक प्रयास है, वो हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स की बात कही आपने, चाहे मूलभूत सुविधाओं की कमी कही। वही तो बात हो रही है कि 10 साल में ये बुनियादी चीज़ें आप दे नहीं पाए हैं। बात बुनियादी चीज़ों की देने की नहीं है। आपने गुड़गांव का उदाहरण दिया, देखा है हमने भी, एक बरसात के अंदर हर साल होता है वो, हर साल होता है, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं। फिर अब आ जाइए चंडीगढ़ पर, वेल प्लान सिटी कहा जाता है। जब छोटे होते थे हमें समझ नहीं होती थी, और अब जब बरसात होती तो हम देखते हैं चंडीगढ़ में भी पानी भर गया, चौक चौराहे पे पानी भर गया। चंडीगढ़ में तो निकल जाता है जी, नहीं, घंटे निकल दो तो यहाँ भी जाता है। यहाँ कारण तो कारण क्या है? 2-3 दिनों तक ऐसे कारण लगता क्या है है? जैसे कारण क्या है नदी में जो रहने। मैं समझता हूँ कारण क्या है? आप जिस जगह बैठे हैं, ये अर्बन स्टेट है, ये 75 में बना था, तो ड्रेनेज और सीवरेज की जो पाइप थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से डली थी। खुले मैदान ज़्यादा थे, बारिश होती थी, पानी धरती में समा जाता था। पक्के मकान बनते गए, प्लॉट कटते गए, एक दिन चीज़ें वो लैप्स होनी। ये मैं सहमत हूँ। योजना की कमी, एक प्लानिंग की कमी, एनसीआर रीजन हो, मेट्रो सिटी हो, ये 10 साल से ज़्यादा चाहिए थे आपको इसकी प्लानिंग बनाने के लिए। ये कोई ऐसी नई हमें समस्या विरासत है में नहीं। चीज़ें मिली।
नहीं, पता हमें तो था हमें ना कि सड़कों को हम चौड़ा नहीं कर सकते। बाहर बाईपास तो बना सकते हैं, बाहर कई बाईपास जगह बना बनाए हैं बना आपने। बना रहे हाँ बना रहे। हाँ। मैंने आपको बताया ना, ये कंक्रीट योजना, क्योंकि इससे बड़ी नज़दीकी से देखा हुआ है मैंने। जब बरसात हुई, ड्रेनेज आपकी कमज़ोर है, मकान बन गए, उनके आगे कुछ ब्लॉकेज आ गई तो सारे गली में पानी भर गया। इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए एक पॉलिसी, एक कंक्रीट योजना अच्छे इंजीनियर्स के साथ आज बहुत ज़रूरी हो गई है, जिसको मूलभूत सुविधाओं का भी नाम दे सकते हैं। गाँव से पलायन होकर के शहर की तरफ आ रहा है, शहर से पलायन होकर के गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा की तरफ जा रहा है। उन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को एक योजना अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ, अच्छे इंजीनियर्स के साथ बिल्कुल बनानी पड़ेगी। तो आप तो सीएम साहब के साथ ही रहते थे हमेशा, तकरीबन मनोहर लाल जी के साथ भी आपने लंबा समय गुजारा, नायब जी के साथ भी जो भी वक्त मिला, तो इस तरह की बातें हुई नहीं कभी कि हमने बहुत सी प्लानिंग नहीं सुनते? फिर प्लानिंग नहीं, सुनने की कमी नहीं थी उनमें कभी भी, प्लानिंग बहुत सी थी। और मनोहर लाल जी तो खुद बहुत इनोवेटिव इंसान है, मैं इतना उनको 30 साल से जानता हूँ। वो नए नए प्रयोग करना तो उनकी हैबिट है। जो उनके साथ ये प्रयोग हुआ, उन्हें बदल दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए फ़ायदा या नुकसान? फ़ायदा और नुकसान की तो मैं बात नहीं कहूँगा, क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जब सोचा कि उनकी उपयोगिता केंद्र में है, और जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन दिया था, दो पहलू हैं, मीडिया के लोग कहेंगे रिज़ाइन ले लिया, आप लोग कहेंगे रिज़ाइन ले लिया, हम कहेंगे उन्होंने रिज़ाइन दिया। तो मेरी आंखों में आंसू थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी एकदम आकस्मिक, तो बोले अब इतनी उम्र हो गई है, कोई गद्दी से चिपके थोड़ी रहना है, आगे किसी कार्यकर्ता को भी तो मौका देना है। नहीं, वो और जिस सहजता के साथ 6 महीने और दे देते, 9.5 साल ये दिए। एक वक्त होता है, मैंने कहा कि किस्मत होती है। नायब जी ने कभी सोचा भी नहीं था, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में। हमारा एक कार्यक्रम है मूड केस है, तो हम बादली में गए, तो बादली में जब आम वोटर से बात कर रहे थे तो बोले ये क्या कमी थी, उन्होंने क्या दिक्कत थी, न क्यों? कोई दिक्कत नहीं थी, प्रिंसिपल वाले आदमी, टाइम बाउंड वाले आदमी, शासन प्रशासन को दुरुस्त तरीके से काम करने वाले व्यक्तित्व है। उस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया है जो संगठन के प्रति समर्पित होकर के। लोग कहते हैं कि ओबीसी वोट के चक्कर में बलि ले ली गई उनकी पार्टी को, ये कहीं लग रहा था कि ओबीसी वोट बैंक है, वो खिसक रहा है, इस तरह से पार्टी की योजना हो सकती है, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हो सकता है। और मतलब अपने 9.5 साल के व्यक्ति पर अविश्वास करना कैसे विश्वास हो सकता है? बात है विश्वास की नहीं है, बात तीसरी बार आप हरियाणा में किस वजह से आए। राजनीति साम दाम दंड भेड़ की है। एक युवा को मौका मिला, आज उन युवा को मौका नहीं मिलता तो मैं भी आपके सामने एक विधायक प्रत्याशी के रूप में नहीं बैठता। तो ये चेन जुड़ी होती है, कहाँ कब किसकी किस्मत जोर मारे। तो ये आपकी किस्मत जोर मार रही थी? मेरी किस्मत जोर मार रही थी। मेरी किस्मत। बहरहाल अब आपको हम मतलब करनाल के लोग चंडीगढ़ में विधानसभा में देखना चाहेंगे आपको, क्योंकि नायब जी 45,000 वोटों के करीब जीते उपचुनाव। कितनी उम्मीद लग रही, कितने वोटर्स जीतेंगे? देखिए, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, जनता के बीच से हूँ, गली कूचे को अच्छे से जानता हूँ, संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। मेरी एक अपनी कार्यशैली, मैं चाहे विपक्ष में रहा, चाहे 10 साल सत्ता में रहा, मेरा जो काम करने का तरीका है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोच का भी है और एज ए पॉलिटिशियन भी है।
जनता को क्या चाहिए, जनता आपकी किस बात से खुश होती है, जनता आपका क्विक रिस्पांस कितना चाहिए, उन चीज़ों से आपको लीडर बनाती है। एक समय था कि सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले को बदनीति से देखने लग गए थे। नेता शब्द आते क्वेश्चन मार्क लगता था। इस दशा और दिशा की परिभाषा आदरणीय मोदी जी ने बदली। जो 5-5 बार विधायक चुन के आते हैं, एमपी चुन के आते हैं, वो किसी की कनपटी पे बंदूक रख करके नहीं आते। आपको अपना जीवन खपाना पड़ता है जनता के बीच में। आपका जो बेडरूम है वो भी आपके प्राइवेट नहीं रहता। वो व्यक्ति 3-3 बार 4-4 बार लगातार चुन के, एक बार जब कोई जनता के बीच में जाता है 100 झूठ बोल देगा, विधायक बना देंगे, बातें रख देंगे, ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब जनता आपको समझती है और जनता के लिए आप काम करते हैं, मैंने 2 मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ चुनावों में काम किया, उनको चुनाव लड़वाए। नायब सैनी जी के साथ मैं दिन रात 212 सभाएं हमने की। उनका काम करने का तरीका अपना था। जिस सहज स्वभाव के साथ उन्होंने गले लगाया कार्यकर्ता को, सेल्फी खींची, कार्यकर्ता उसी का दीवाना हो गया। कोई नायब जी ने आकर के 3 महीने में कोई यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री थोड़ी दे दी या कोई एयरपोर्ट दे दिया। जनता चाहती है मेरा लीडर, मेरा नेता, मेरा विधायक, मेरा एमपी मुझे गले से लगाए, मेरी पूछ करे, मेरे को पूछे, और जनता को कुछ नहीं चाहिए। और ये जगमोहन आनंद से बेहतर कोई नहीं कर सकता। रीज़न है उसका। आज मैं इस मुकाम तक पहुंचे इसी वजह से हूं कि बाजू पकड़ करके आप लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है मेरे। चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे फिर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई IAS अफसर है, चाहे डिप्टी कमिश्नर, चाहे SP है, मैंने अगर बात की है उनसे तो उन्हें लगा कि ये व्यक्ति सच्चा है, विश्वास वाला है, ये जो हमारे पास काम लेके आया है उस कार्यकर्ता के लिए लेके आया है, ये इनके तथ्यों में कोई बनावट नहीं है। काम को पहले समझना, उसकी सच्चाई को जानना, अगर तब आप कनेक्टिविटी रखेंगे, चाहे वो आपके नेता हैं, चाहे वो आपके डिप्टी कमिश्नर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जनता के चेहरे पर साफ जो चीज़ झलकती है कि वो मेरे पास काम लेके आ रहे हैं, इस काम में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। अगर आप उसको बोल देंगे कि आपके काम में ये दिक्कत है, ये नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता, तो मैं नहीं लगता कि भी वो आपको कभी कटघरे में गिरेगा। जब आप उसे झूठ बोलेंगे कि कागज़ दे दो, वो कागज़ 4 घंटे बाद आपकी लायबिलिटी बन जाता है। पर नायब सैनी जी ने तो ऐसे ही किया है कि सारे कागज़ इकट्ठे कर लिए, पूरे बोरे के बोरे भर लिए, रात में 2-2 बजे तक वो कागज़ इकट्ठे करते रहे। अलग तो नहीं किसी ने कुछ कहा ना, जितना हो सका समाधान हुआ। मेरे सामने भी कुछ समाधान नहीं हुआ। नहीं, मेरे पास ऐसे 20 उदाहरण है। आशाएं और अपेक्षाएं मुख्यमंत्री से जनता को बहुत होती है, समझिए आप, पूरे प्रदेश की 2.5 करोड़ की जनता। आप तो देखिए ना, आप तो कितनी बेहतर बात कर रहे हैं कि इस तरह के वादे, इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए पब्लिक से, जो संभव नहीं। पब्लिक समझती है, तो ये तो नुकसान कर रहे हैं। नुकसान मैंने क्या कहा, हर एक का कार्य करने का अपना ढंग होता है। नहीं, ऐसा क्या ढंग है जिसमें? नहीं, मैं तो बताया ना आपको, मैंने अपना ढंग बताया कि मैंने कागज, मेरे टेबल पे कोई कागज पेंडिंग है ही नहीं। मैंने कार्यकर्ता की बाजू पकड़ी, मुख्यमंत्री जी से मिलवाया, तुरंत समाधान, टेलीफोन सीधा अपने टेलीफोन से मिलाया और बात करी। ये कुछ हुनर आपकी होना चाहिए, देना चाहिए, होना चाहिए। राजनीति का पर्याय, राजनीति में सच्चाई होनी चाहिए। अब राजनीति वो गांव की और वो चौपाल की राजनीति नहीं रह गई है। लेकिन आपने कहा साम दाम दंड भेद सब चल, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि आप जब कागज पकड़ते हैं और काम नहीं होता, 2 घंटे बाद वो कागज लायबिलिटी है। तो हम ये माने कि इस बार करनाल की जनता 50,000 से ज़्यादा मतों से जिताएगी आपको? देखिए, मैं जिस शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ,
और विपक्ष का अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ। मुझे उम्मीद तो ऐसी ही लग रही कि ये बहुत बड़ी विजय होने वाली है। फिगर्स पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि करनाल की जनता आप सब के आशीर्वाद से भरपूर सहयोग देने जा रही है। जगमोहन आनंद करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी, बहुत उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि करनाल की जनता उन्हें अपनी नुमाइंदगी का मौका देगी। पहली बार ऐसी स्थिति होगी जब मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही वहाँ का विधायक ना बने, उनका खुद का विधायक बनेगा। ये जगमोहन आनंद का साफ कहना है। एक और बड़ी चीज़ जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अमूमन हमें ये लगता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही कुछ मिल गया है, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, एक लंबी लड़ाई होती है, एक बहुत बड़ा पेशेंस होता है। जो भी समीकरण बने, अब जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रत्याशी हैं करनाल से, और देखना यही होगा। ये जो सीएम सिटी के नाम से 9.5-10 साल करनाल जाने लगा था, अब उसकी स्थिति जगमोहन आनंद के तौर पर वो अपना विधायक बनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। सोलंकी जी, धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।